सब ठीक चल रहा था। उसके बाद जब हम बैंक में पहुंचे तो हमें पता चला कि हमारा खाता फ्रीज़ कर दिया गया है। मैंने सारी चीज़ उनको दे दी, बिल वगैरह सब उनको दे दिए। उसके बाद मैनेजर का ट्रांसफ़र हो जाता है, मैनेजर से कागज़ खो जाते हैं, नया मैनेजर आता है, वो वापस से वही कागज़ मांगता है। उन्होंने बोला कि ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, जबकि उसमें था कुछ भी नहीं। मैंने 10 लाख का ट्रांजैक्शन ज़्यादा कर लिया था, जिसकी मैंने ITR भरी है, गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, सारे प्रूफ मैं बैंक को दे चुका था। बड़े बहुत संघर्ष में ये 2 साल रहे। इसमें इस दौरान तो हमारा मकान तक हमें बेचना पड़ा। साल भर निकल गया। फिर एक एडवोकेट हमने करा, उनके माध्यम से हमने बैंक को नोटिस भिजवाया। एडवोकेट की फ़ीस इतनी ज़्यादा थी कि ठीक है, मैंने हिम्मत करके नोटिस तो भिजवा दिया, बट उसके बाद ना तो मैं अफोर्ड कर पाया, ना उन्होंने मुझे आगे प्रोत्साहन दिया। इन 2 सालों में इतना कुछ घट गया है कि मतलब बोलने में भी, याद करने में भी तकलीफ है उनको। ये छोटे ब्रदर है हमारे, जिनके नाम से अकाउंट था, और ये इतने डिप्रेशन में चले गए थे कि कई बार मेडिकल इमरजेंसी में इनको मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। अब आप हो गरीब आदमी, आपके पास ना मैनेजर आपका जानकार है, ना कलेक्टर जानकार है, ना प्राइम मिनिस्टर जानकार है। बड़े बड़े लोगों के तो प्राइम मिनिस्टर भी जानकार होते हैं, उनकी शादियों में आते हैं। अब आपके लिए क्या बचा? एक व्यक्ति तो ऐसा आया कि साहब उसकी वाइफ के अकाउंट में उसने कोई फंड ले लिया, आपस में झगड़ा हो गया, उनका साला कोई एग्रेसिव था कि साहब कैसे कर लिया, वाइफ छोड़ के चली गई। इस वीडियो में सिर्फ हम ये बताना चाहते हैं कि जो लोग डरे हुए हैं, काम हो सकता है, सॉल्यूशन हर चीज़ का बस ढूंढना पड़ता है। मुझे सॉल्यूशन मिला है। तो नमस्कार, मैं एडवोकेट आदर्श सिंगल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। आज हम एक वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप लोग ये जान पाएँ कि अगर आप किसी भी परेशानी में फंसे हुए हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो आपके पास उसका सॉल्यूशन हो। और ये एक एक्चुअल स्टोरी है। हमारे साथ हैं विशाल जी, जो एक्चुअल स्टोरी बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ, किस तरीके से उन्होंने प्रोसेस किया और आगे किस तरीके से जाके उनको एटलीस्ट सॉल्यूशन मिला। ये कहानी सिर्फ आपके लिए इसलिए है ताकि आप अपने अधिकारों को जान पाएँ कि जितने भी लोग हैं ना, बड़े बड़े, चाहे बैंक मैनेजर हो या XYZ, कितने भी नोडल ऑफिसर्स, अगर आप संपन्न नहीं हैं तो आपकी बात ये सुनते भी नहीं हैं। आपको लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। और अगर आप उस कैटेगरी में हैं, एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। उन हाई प्रोफाइल लोगों के लिए वीडियो है भी नहीं। बस आप ये जान पाएँ कि आपके अधिकार क्या हैं। तो विशाल जी, आप जो भी कहानी रही शुरुआत से लेकर एंड तक, ये वीडियो सिर्फ हम उन लोगों के लिए है जो इस तरीके से काम करते हैं, अपना व्यापार करते हैं और कहीं ना कहीं वो फंस चुके हैं। तो उस तरीके से निकला कैसे जाए, क्योंकि आपने तो प्रॉपर तरीके से फेस किए हैं सारी ट्रबल, आपका जिस तरीके से मकान था, वो सारी कहानी आप बताइए। कि सर तकरीबन 2.5 साल 3 साल पहले एक इंडिविजुअल करंट अकाउंट हमने HDFC बैंक में ओपन करवाया था। उद्देश्य था कि एक छोटा मोटा हमने व्यापार, जैसे आटे वगैरह का, इलेक्ट्रिक आइटम्स का हमने व्यापार शुरू कर लिया। बैंक से सारी सलाह मशवरा करने के बाद में अकाउंट ओपन भी हो गया। अकाउंट मेरे छोटे ब्रदर के नाम से था, तनु जी के नाम से, और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद में हमने व्यापार शुरू कर लिया। तो उस समय ये अंदाज़ा नहीं था कि अकाउंट में ट्रांजैक्शन कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तो किसी को भी नहीं पता होता है व्यापार कितना चलना कितना नहीं चल रहा। सब ठीक चल रहा था। उसके बाद जब हम बैंक में पहुंचे तो हमें पता चला कि हमारा खाता फ्रीज़ कर दिया गया है। हमने बैंक से रीज़न पूछा कि क्यों फ्रीज़ किया गया है। उन्होंने ये बताया कि ट्रांजेक्शन नॉट मैच विथ योर प्रोफाइल। इसको EDD भी बोलते हैं बैंकिंग लैंग्वेज में। आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। सब कुछ होने के बाद में उन्होंने मेरे से सारे दस्तावेज मांगे, ITR वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने सारी चीज़ उनको दे दी, बिल वगैरह सब उनको दे दिए। उसके बाद मैनेजर का ट्रांसफ़र हो जाता है, मैनेजर से कागज़ खो जाते हैं, नया मैनेजर आता है, वो वापस से वही कागज़ मांगता है। ऐसा करते करते 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल भर निकल गया। कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं, बस ऐसे ही चक्कर काटते रहे, परेशान होते रहे, कोई सेंस नहीं। वो उनके कोई साइबर की कंप्लेंट नहीं थी, अकाउंट में कुछ नहीं था, कुछ भी लेना देना नहीं था। साल भर निकल गया। फिर एक एडवोकेट हमने करा, उनके माध्यम से हमने बैंक को नोटिस भिजवाया। एडवोकेट की फ़ीस इतनी ज़्यादा थी कि ठीक है, मैंने हिम्मत करके नोटिस तो भिजवा दिया, बट उसके बाद ना तो मैं अफोर्ड कर पाया, ना उन्होंने मुझे आगे प्रोत्साहन दिया। फिर वो चलता रहा। फिर हमने बैंक से दोबारा रिक्वेस्ट करी, बैंक नहीं मानी। उन्होंने बोला कि ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, जबकि उसमें था कुछ भी नहीं। मैंने 10 लाख का ट्रांजैक्शन ज़्यादा कर लिया था, जिसकी मैंने ITR भरी है, गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, सारे प्रूफ मैं बैंक को दे चुका था। पूरी वो भी बताओ कि एक बार 10 लाख के ट्रांजैक्शन ज़्यादा कैसे हुए, आपने क्या व्यापार किया, क्या हमने किया? जो व्यापार किया था वो एक्चुअल में जगह जगह रोड पर मैं गाड़ी पिकअप लगा के अपनी उसके अंदर मटेरियल भर रखा था। जैसे इलेक्ट्रिक हुआ,
आटे के कट्टे हुए, चावल के कट्टे हुए, इस तरह के आइटम थे हमारे पास में, जो कि एक छोटी सी हमने फर्म बना रखी थी जैन फ्लोर मिल के नाम से, रजिस्टर्ड थी। तो उसके माध्यम से हमने ये जगह जगह जा करके कुछ पॉपुलर जगह, जैसे गांधीनगर रेलवे स्टेशन है आपका जयपुर है, और भी खासा कोठी सर्किल है कलेक्ट्री के पास में, ऐसी जगह पे जाके हमने भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाके कुछ सामान हमने परचे मतलब वहाँ से लेके आए और गाड़ियों में भर भर के सेल आउट किया। तो ओबियसली QR कोड के माध्यम से जब एंट्री होती है तो ज़्यादा होना स्वाभाविक है, क्योंकि एक आज चाय की थड़ी वाला भी दिन में 150 एंट्री कर लेता है। हाँ। तो हमारी तो स्वाभाविक थी 600-500 एंट्री होना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो उन्होंने इसको डाउटफुल बताया, डाउटफुल बताने के बाद हमने उनको सब चीज़ दे दी, लेकिन फिर भी बैंक वालों ने कोई प्रोसेस नहीं की। ऐसे करके 1.5 साल 2 साल सब कुछ समय बीतता गया, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया। तो ये 1.5-2 साल कैसे निकले? बड़े बहुत संघर्ष में ये 2 साल रहे। इसमें इस दौरान तो हमारा मकान तक हमें बेचना पड़ा, क्योंकि सिर पर जब वो इतना कितना फंड पड़ा था आपका उसमें? तकरीबन 6 लाख के आसपास में अराउंड में, वो हमारी पूरी सेविंग थी, आप ये समझ लीजिए। अब उसको चक्कर में कुछ पर्सनल लोन भी और बाकी हो गए, ऐसे करके एक से चीज़ एक जुड़ती गई, तो मतलब काफ़ी बवंडर सा खड़ा हो गया। तो फाइनली फिर मकान सोल्ड आउट करना था, मकान सोल्ड आउट कर दिया। फिर भी समस्याएं हल नहीं हुई, तो चलते रहे प्रयास, कैसे जैसे करके एक एडवोकेट किया, मैं उनको हायर नहीं कर पाया, या फिर समझ लीजिए कि वो नाकामी वो थे या मैं था, कुछ भी आप समझ लीजिए। बहुत मुश्किल के बाद में सर का एक बार ऐसी यूट्यूब चलाते समय एक वीडियो मेरे सामने आया, तो मैंने सोचा कि बात करके देखता हूँ। काफ़ी मुश्किलों के बाद में 1-2 मैसेज सर को मैंने भेजे, तो 2 दिन बाद सर का मेरे पास वापस रिप्लाई आया और सर से मेरी बात हुई। मैंने सर को अपनी सारी बातें बताई, तो उस समय तो सर ने बोला कि ठीक है आप आ जाना, करवा देंगे। मैं सर के पास पहुंचा, सर ने बोला ये डॉक्यूमेंट्स आप मुझे दे दो। सारे डॉक्यूमेंट जो थे मैंने सर को जमा कराए। सर ने बोला कि ठीक है आपका नोटिस भेज देंगे। तो मैं घबराया, मैंने कहा पैसे तो लगेंगे। सर ने नोटिस भेजने के लिए रेडी कर दिया। जब मैं अगले दिन यहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये कैसे तैसे करके इकट्ठे करके लेके आया। मेरा काम इतना बड़ा नहीं रहा, बहुत छोटा सा काम है, ड्राइविंग वगैरह का काम है। क्या करते हो आप ये बताओ? मतलब ये अपने रैपिडो वगैरह, ओला वगैरह का अपना काम है। उसमें ज़्यादा इतनी बड़ी इनकम है नहीं, 700-800 रुपये पर डे, उसमें भी अपने खर्चे चलाने हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो सर को सारी चीज़ बताई, तो मैं अगले दिन कैसे तैसे करके 3-4 हज़ार रुपये लेके पहुंचा। सर ऑफिस में नहीं थे, यहाँ पे इनकी असिस्टेंट मैम थी, शालू मैम। मैंने उनको बोला कि मैडम ये 3-4 हज़ार रुपये, ये 3-4 हज़ार रुपये आप पकड़िए। और तो उन्होंने मुझे फ़ीस लेने के लिए मना कर दिया, बोले सर मना करके गए आपसे फीस। तो वहाँ जाके ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आज भी है, काम हो सकता है, सॉल्यूशन हर चीज़ का बस ढूंढना पड़ता है। मुझे सॉल्यूशन मिला है। आज मेरे को पैसे भी बैंक से रिलीज़ हो गए। सर ने अच्छा उनको बैंक वालों को नोटिस वगैरह भेजा, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया। तो ऐसा है कि सॉल्यूशन हर चीज़ का है। इस वीडियो का मोटिव यही था बस। नहीं, वीडियो का ये भी है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये बताओ कि वो 2 साल कैसे गुजरे आपके, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं मेरे पास। चलो आपने तो अपना मकान सेल किया, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं। एक जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति था जिसने कोई गेम खेला था। अब गेम खेलने के बाद होता क्या है कि कुछ अमाउंट विड्रॉल होता है, कुछ अमाउंट डिपॉजिट होता है। हाँ। तो जो डिपॉजिट हुआ वो उसका लगभग 10 लाख के अराउंड था, तो वो 10 लाख रुपए हार गया। लेकिन विड्रॉल हुआ लगभग 3-1 लाख के आसपास। मतलब तो 7 लाख वो हारा, 3 लाख उसने वापस ले लिया। अब 3 लाख रुपए पे 5 जगह से साइबर क्राइम की कंप्लेंट आ गई। उसके चक्कर में वो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है और डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है, क्योंकि पुलिस का नोटिस आ गया, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो तो लॉस ही किया है, लेकिन फिर भी डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है वो आदमी। तो बहुत सारी कहानियां ऐसी होती हैं, और वो पूरी स्टोरी बताता है कि मैंने अपनी ज़मीनें बेच दी, डॉक्टर का इलाज मैं करवा रहा हूँ, और मैं डिप्रेशन में इतना आ गया, उसकी फादर की डेथ हो जाती है उसी दौरान, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। इन 2 सालों में इतना कुछ घट गया है कि मतलब बोलने में भी, याद करने में भी तकलीफ है उनको। ये छोटे ब्रदर है हमारे जिनके नाम से अकाउंट था, और ये इतने डिप्रेशन में चले गए थे कि कई बार मेडिकल इमरजेंसी में मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। कई बार डॉक्टर्स को उनको दिखाया, मतलब डिप्रेशन इतना हाई रहता था कि टेंशन रहती थी। अभी तो सब बहुत आराम है। पिछले 20-25 दिनों में जब से आपका नोटिस उनको मिला है बैंक वालों का, तो उनकी जो प्रतिक्रिया मैंने देखी है नोटिस मिलने के बाद में, वो काफ़ी सुखदाई है। तो मैं वो दर्द बयान नहीं कर पाऊंगा, मतलब बहुत कठिन परिस्थितियाँ थी वो 2 साल मेरे लिए। वही है जो आप हमें बता के गए, वही हमने उनको कन्वे किया कि आपकी सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही के चक्कर में कि कोई फैमिली ख़राब हो सकती है, और हो गई, काफ़ी कुछ हो गया। मतलब ठीक है, तो थोड़ा हिम्मत करी, मेहनत करी, जो शायद निकल गया। सर का साथ था जो निकल गए, वरना तो साथ तो क्या ठीक है। वो तो इस वीडियो में सिर्फ हम ये बताना चाहते हैं कि जो लोग डरे हुए हैं, जिनके अकाउंट्स पे कोई ईडीडी लगी हुई है। अब ईडीडी का लॉजिक मैं बता देता हूँ, एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस इसको बोलते हैं।
कोई भी अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स जब हो जाते हैं तो बैंक उसको ईडीडी कह देती है। यानी दो तरीके हैं, मतलब एक तो है केवाईसी, आधार पैन बैंक स्टेटमेंट वाला सीन, एक दूसरा है उसका एक्सटेंडेड फॉर्म होता है ईडीडी, कि भाई साहब हम आपका आईटीआर भी लेंगे, आपके घर को भी वेरीफाई करेंगे और सारे काम करेंगे। लेकिन घर वेरीफाई कर लिया, सारे काम कर लिए, लेकिन फिर भी नहीं करते हैं। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि जो फ्लैग लगा वो उनकी नोडल टीम से लगा, ऊपर से लगा। अब मैनेजर साहब मेहनत ही नहीं करना चाहते। हाँ। कि साहब मैं उस चीज़ को कन्वे करूं, क्योंकि उनको मेल कम्युनिकेशन करनी है ऊपर वाली टीम से। हाँ। अब जब नोटिस गया, कोई भी XYZ कोई भी लीगल प्रोसेस हुई, तो उनको पता लगा भाई साहब नौकरी भी जा सकती है अगर काम नहीं किया तो दो ही तरीके हैं, एक तो एक अमीर आदमी हो गया, एक गरीब आदमी हो गया। अमीर आदमी फ़ोन करेगा डायरेक्ट नोडल को, मैनेजर को, SP को, कलेक्टर को, उसका काम उस फ़ोन से हो जाएगा। अब आप हो गरीब आदमी, आपके पास ना मैनेजर आपका जानकार है, ना कलेक्टर जानकार है, ना प्राइम मिनिस्टर जानकार है। बड़े बड़े लोगों के तो प्राइम मिनिस्टर भी जानकार होते हैं, उनकी शादियों में आते हैं। अब आपके लिए क्या बचा? आपकी बात तभी सुनेगा जब आप बिल्कुल लग जाओगे उस आदमी के पीछे कि ये तो जा ही नहीं रहा, तभी आपके लिए काम करेगा, नहीं वो काम भी नहीं करेगा। ये नोटिस वोटिस अनशन सारी चीज़ें एक साइड में है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्होंने मेहनत की, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो बेड से उठना ही नहीं चाहते, कि फ़ोन किया, अच्छा साहब देख लेना साहब, उनका कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। बिना मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा, विजिट करनी पड़ेगी। और इनकी स्टोरी ये जो बता रहे हैं, सिर्फ इनसे हमने कहा कि यार अपन एक वीडियो इसलिए बना सकते हैं क्या, जिससे जो भी लोग हैं, कोई ओला उबर में काम कर रहा है, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, कोई डिलीवरी बॉय है, डिलीवरी बॉय के इनके इतने सारे केसेस आते हैं मेरे पास कि उनका होता क्या है, वो डिलीवर किया, खुद के अकाउंट में ले लिया। और मंगाते कैसे हैं लोग? ऐसा करते हैं कि सब जोमेटो से खाना आ रहा है, ठीक है साहब हमारी, आप दिखाते हैं कैश ऑन डिलीवरी, और उसके बाद बोलते हैं कि साहब प्लीज अपने उसमें नहीं, ये तो एक अलग इशू हो गया। ये भी आती है दिक्कत कि जैसे कोई आया, 200 रुपये का कोई फूड ऑर्डर किया, रात में कोई फूड ऑर्डर किया, यार मेरी सिगरेट भी ले आना, यार मेरा कुछ वो भी ले आना। अब एक्स्ट्रा वो बेचारा पैसे लेके आया, 100 रुपये की सिगरेट लेके आया और फ़ोन में डाल दिया, फ़ोन पे कर दिया उसको स्कैनर पे, और वो उसी पे कंप्लेंट बन जाती है। कुछ तो शैतान बदतमीज लोग ऐसे भी होते हैं कि बेचारे के अकाउंट में पैसा डाल के और उस पर कंप्लेन लॉस करा रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा परेशानी ये है कि उस 50-60 रुपये के चलते उसको पूरे अकाउंट का हर्जाना भुगतना, पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। मेंटल ट्रॉमा सर, वो काम नहीं कर पाता है। दिन जो मतलब उसने मेहनत करके जो भी उसमें जोड़ा होगा ना, मतलब वो सब बर्बाद। एक व्यक्ति तो ऐसा आया कि साहब उसकी वाइफ के अकाउंट में उसने कोई फंड ले लिया, कोई था, आपस में झगड़ा हो गया, उनका साला कोई एग्रेसिव था कि साहब कैसे कर लिया, वाइफ छोड़ के चली गई कि तुम तो साइबर क्राइम करते हो, साइबर क्राइम का पैसा आता है, ये आता है, वो आता है, पता नहीं क्या कुछ देख लिया। तो पहली चीज़ तो ये, बैंक फ्रीज होना आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी डिसाइड नहीं करता है। बैंक फ्रीज लीन किसी का भी हो सकता है, हाँ, ये बहुत ज़्यादा कोई बड़ा अपराध नहीं है कि आप डर के खाता चालू हो ना हो, किसी लॉयर के पास जाओ मत जाओ, लेकिन कम से कम अपनी हेल्थ को ख़राब मत करो इस बैंक अकाउंट फ्रीज के चक्कर में। हाँ, नींद नहीं आ रही है लोगों को, डरने लग गए, उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप बैंक जाओ, उनसे पूछो भाई साहब क्या प्रॉपर प्रक्रिया है आपकी, पूरे भारत में कहीं भी हो आप, उनसे कह दो आपके पास कोई तरीका है तो आप बता दो, नहीं है तरीका तो जहाँ भी आप रहते हो वहाँ किसी लॉयर के पास जाओ, और लॉयर के पास नहीं जाओ तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाओ, क्योंकि लॉयर के नाम पे तो आपको शायद लगे फीस लेगा, ये लेगा, ऐसे आदमी के पास चले जाओ जो थोड़ा बहुत समझता हो। एक एप्लीकेशन बना के दो बैंक को, एक एप्लीकेशन जब आप बैंक को बना के दोगे तो उसको रिटर्न में ले लो, उसके बाद आपका प्रूफ बन जाता है। और आजकल तो बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया के थ्रू वो करवाते रहते हैं, ट्विटर बहुत मिलता है, लेकिन लोग करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, यही सॉल्यूशन है। यही सॉल्यूशन, भागा दौड़ी करे बिना आप नहीं जीत पाओगे इन लोगों से। क्योंकि इनके पास में इतने अल्टरनेटिव चीजें रहती हैं, इनके पास आप जाओगे वो आपको नई नई चीजें समझाएगा बैंक वाला। वो 4 किताबें पढ़ के नौकरी पाई है ना, वो आम आदमी का दर्द समझ ही नहीं रहे, वो तो खुद ही सुपीरियर फील कर रहे हैं खुद को कि हमने मेहनत की है, हमारी नौकरी लगी है, हम किसी की क्यों सुनेंगे। बस अब जाके उनको ऐसा लगा नोटिस भेजने के बाद भी, फिर भी मैंने उनसे कहा कि मेरे को थोड़ी मेडिकल इमरजेंसी है, तब जाके उनको थोड़ी आंखें खुली कि नहीं इन्होंने नोटिस भी भेजा और इनको मेडिकल इमरजेंसी भी है। तो आप तो रिट के लिए भी आ ही गए थे कि साहब बुलाओ मैनेजर को कोर्ट में। हाँ, हमने तो बोल दिया था भाई, मैंने तो उसको कह दिया, मैंने कहा यहाँ नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, कोर्ट में करवाऊंगा तुमसे, बोल दिया था मैंने। आ गई उनको समझ। मैंने कहा देखो, मैंने कहा मेरे पास अब कुछ बचा तो है नहीं,
और अब मैं तुम्हारा कुछ छोड़ूंगा भी। ये तक मैंने उनको कह दिया था। ये तो बेचारा डिप्रेशन में चला गया था, छोटा वाला भाई था मेरा। ये तो बहुत परेशान, इसने तो खुद नहीं उम्मीद छोड़ दी थी कि भैया ये पैसे नहीं आएंगे, भूल जाओ। मैंने कैसे भूल जाऊंगा, मेहनत करके लाया अपन पैसे, कोई अपने कोई। अरे कैसे बैंक कौन होती है बैंक? आप ये लॉजिक सोच कर देखो। इसको इतना डराया कि आपने ये तक बोल दिया बैंक ने इसको कि आपने अपना खाता बेचा है क्या, अपने भाई को, अपने बड़े भाई को, मतलब मेरे लिए, क्या आपने अपना खाता अपने बड़े भाई को बेचा है? अगर बताया ऐसा किया तो बता दो, नहीं तो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों बंद करवा देंगे हम। अच्छा, ये धमकी तक आता है। आप बताओ, बैंक का काम है क्या डराना धमकाना? जो इनका मैनेजर था ना, बड़ा तीबड़ा पता नहीं कोई नाम था उसका, आई डोंट नो, याद नहीं। तो मैंने इसको बाहर आके समझाया, मैंने कहा बेटा ये सब तेरे को डरा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा इनकी बातों में चलेगा, ये चाहते ही कि डर के हम इसको छोड़ दें, क्योंकि जब तक ये पैसा बैंक के उसमें पड़ा रहेगा तो बैंक का तो प्रॉफिट ही है, नुकसान नहीं। अरे प्रॉफिट है, बैंक SIP दुनिया भर हजारों अकाउंट पड़े होंगे जिनमें हजारों लाखों रुपए पड़े हैं, तो वो बैंक की संपत्ति में जुड़े हुए हैं सर। इनके बॉसों ने कह रखा है ना इनसे कि लोगों का पैसा रोक लो, बैंक के काम आएगा, इन्वेस्ट करेगी बैंक। टर्नओवर में चलता रहता है, आपको क्या पता आपके खाते में सिर्फ नंबर शो हो रहा है, ये थोड़ी ना नोट रखे हुए आपके खाते में, आपके खाते में सिर्फ न्यूमेरिकल शो हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में टर्नओवर चलता रहता है, और वो इनकी संपत्ति में ऐड होता है, इनके शेयर्स में, इनकी वैल्यू में, हर जगह इनको वो दिखता ही वो चीज़, इसलिए ये जल्दी से किसी का काम करती नहीं है। और खासकर ऐसे लोगों का जिनके पास सोर्स नहीं हो, जिनके पास अप्रोच नहीं हो, उनका तो बहुत लटकाते हैं लोग, बहुत वेट करवाते हैं उनको। और ये और आते हैं हमारे पास तो इस तरीके से कि एक किसी व्यक्ति का वो EDD लगा हुआ था, हमने प्रोसेस वगैरह किया और EDD खुल गया उसका, तो 2.5 लाख रुपए पड़े हुए थे। बैंक मैनेजर साहब बोलते हैं कि मैं पैसा तो नहीं निकालूंगा। उन्होंने कहा कि साहब अब तो EDD खुल गया, सब कुछ हो गया, एक कंडीशन है क्या कि 60,000 रुपये का कोई इंश्योरेंस खरीदो। मतलब इसलिए पैसा होल्ड करके रख रखा है कि ज़बरदस्ती उसको कंपेल किया जा रहा है कि 60,000 रुपये का इंश्योरेंस खरीदो। क्यों खरीदो भाई 60,000 रुपये का इंश्योरेंस मैनेजर साहब? आपको तो पॉइंट मिल जाएंगे, इनको क्या पॉइंट मिलते हैं? पॉइंट मिलते हैं, कितना आइटम आपने बेचा, इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार होती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट में इनको उसके बाद बेनिफिट मिलते हैं, और उसके बाद आप वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और आप सबसे ज़्यादा फायदे बैंक को है इसमें कि फंड पड़ा है। और इवन मुझे तो एक मैनेजर ने ये तक कह दिया था कि ये कभी नहीं खुलेगा। मेरे को ऐसे जब से उसने मुझे वो बात बोली ना, तब से मैंने सोच लिया था, मैंने कहा ये खुलेगा और तुम लोग ही खोलोगे इसे। मतलब वो बात, मैनेजर साहब कहाँ हैं? वो तिबड़ा नाम था उनका, अरविंद तिबड़ा नाम था, HDFC के मैनेजर थे। सन 2024 की बात है ये, 2024 जनवरी या फरवरी मंथ की बात होगी। उन्होंने मुझे स्पष्ट ही बात बोली थी कि ये कभी नहीं खुलेगा। बोले मेरा ये गृह मंत्रालय से बंद है। तो मैंने जब उनसे पूछा कि कोई गृह मंत्रालय का कोई चिट्ठा तो आया होगा, तो उन्होंने मुझे ऐसा कोई चिट्ठा दिया नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारा गृह मंत्रालय फिर अलग है, इंडिया से बाहर हो सकता है कहीं वो, इंडिया में तो नहीं है ऐसा कोई गृह मंत्रालय जहाँ से बंद हुआ है, क्योंकि मेरे पास तो नोटिस आया नहीं इसका। तो मतलब ऐसे भी हैं, मतलब मैनेजर साहब को खुद को शर्म आनी चाहिए, वो अपनी पोस्ट का कितना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मेरे को सीधा डरा देते हैं वो। तो मतलब आदमी को इतना डरा देते हैं कि वो पीछे हट जाता है अपने आप ही। वो आगे कुछ नहीं करेगा, ना तो वो पुलिस के पास जाएगा, ना वो कोर्ट में जाएगा, ना वो किसी एडवोकेट से राय लेगा, क्योंकि उसको इतना डराते हैं, बोलेगा इसमें कोई गलती होगी ना तो तू फंस जाएगा, तू गया, मतलब तो वो बेचारा वैसे नहीं जाएगा। अरे ऐसे भी तो क्लाइंट आते हैं, हम कहते हैं कि चलो आपके लिए फाइट करते हैं हम, कुछ करते हैं, कुछ आपके लिए निकालते हैं रास्ता। अरे सर मैनेजर साहब ऐसे कह रहे थे अगर ये किया तो मुझे जेल हो जाएगी। अरे क्यों हो जाएगी भाई जेल? तुम्हारा पैसा तुम मांग रहे हो और उसमें भी तुम्हें जेल हो जाएगी। ये तो एक अलग ही सिचुएशन हो गई। अब उन्होंने बोला मेरे को कि मेरे से इसमें क्या गलती हुई है कि आपने बिल नहीं काटे। मैंने कहा सर अगर कोई 10 रुपए का सामान लेके जाएगा तो उसका बिल, गोलगप्पे वाला बिल काटे पहले, मतलब सब 10 रुपए का मैंने कहा पहले माल बेचूंगा कि बिल काटूंगा। मैंने कहा ये UPI सिस्टम क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया ताकि ये कागजी। अरे छोटे वेंडर्स के लिए तो गवर्नमेंट ये कह रही है, और अगर टॉप लेवल के अधिकारी हैं, जैसे अगर इंक्लूडिंग मैं तो कहूँ प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके की बात करते हैं, अगर वो ऐसे हैं और उनको पता लगे कि जो आपने सिस्टम बना रखा है, छोटे लेवल के जो ऑफिसर हैं, मैनेजर वगैरह, ये किस तरीके से मिसयूज कर रहे हैं उस सिस्टम का। अब उसमें टोटल मिला के जैसे कोई 15-16 हज़ार के आसपास एंट्री है अकाउंट में, तो उनका कहने का मतलब ये था कि मैं उनको पूरे 15,000 बिल ला के दूँ। नॉट पॉसिबल है यार, 15,000 बिल। क्या व्यापार किया था आपने? मतलब वो जो मैंने सामान बेचा, जैसे किसी क्या व्यापार किया, लोगों को बताओ ना वो कैसे किया। अपनी डेकोरेशन वाली लाइटें होती हैं, आटा होता है, आटे के कट्टे होते हैं, छोटी पैकिंग आती है, चावल के कट्टे होते हैं, इस तरह के आइटम थे मेरे। और डेकोरेशन में जैसे लाइट वगैरह, बल्ब के होल्डर वगैरह, ये आइटम, ईयरफोन्स की लीड वगैरह, ये सब। अगर ये अकाउंट फ्रीज नहीं होता तो दोबारा करते आप?
उस बिजनेस को? बिल्कुल 100%। वो बिजनेस ही लॉस हो गया, वो खत्म ही हो गया सर, वो खत्म ही हो गया। बिजनेस करने की हिम्मत ही नहीं होती। वो जो 5-6 लाख रुपए जो कमाई आई थी वो वहीं की वहीं रुक गई। उसके बाद में आगे पार्टियों को ना पेमेंट हुआ और ना ही कुछ मतलब निकला। और उन पार्टियों में भी कोई, मेरी किस्मत खराब समझो कि वो जिन पार्टियों से मेरा डील चल रही थी उनके भी कोई साइबर कंप्लेंट वगैरह आ गई। तो बैंक वालों को उसका पूरा मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि आप जिनके साथ डील कर रहे थे उनके भी साइबर से खाते बंद है। तो मैंने कहा भैया इसमें मेरी क्या गलती, उनके बंद है, उनसे मुझे लेना देना क्या है? उन्होंने मुझे माल दिया, मैंने उनको पैसा दिया, बात खत्म। मैंने कहा अगर मेरे साथ कुछ है साइबर का तो आप बताओ, मैं साइबर पुलिस से बात करता हूँ जाके। ऐसे तो जो कुक है, जो जेल में जो खाना बना रहा है वो कुक, उसको खाने ही नहीं खिलाना चाहिए था। नहीं तुम मर्डर करके आया, मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगा। ऐसे तो खाना तो सरकार भी खिलाई रही है ना उसको। बस वो मतलब आप बैंक वाले ये पहले ही उसको वहाँ पहुँचती क्रिमिनल डिसाइड, मतलब उसको क्रिमिनल बता देते हैं। तो वो आगे बेचारा डर के मारे कहीं नहीं जाएगा फिर। और मैं जहाँ तक जानता हूँ इंडिया में यही है कि अगर किसी को आपने पुलिस के नाम पे या कानून के नाम पे डरा दिया तो डेफिनेटली वो आदमी आगे जाएगा ही नहीं। ये 90% लोगों की मानसिकता है, वो डर के बैठ जाएगा, डर के घर बैठ जाएगा। है मेरे साथ में एक फैमिली केस भी ऐसा है जो अब मैं उनको बहुत समझा चुका हूँ, लेकिन वो क्या केस है उनके से, उन्होंने कोई अपना अकाउंट, उनको ये बोला कि ऑनलाइन बिजनेस करेंगे। किसी ने उनका करंट अकाउंट खुलवा लिया और उसमें 18 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन मार दिए 4-5 दिनों में। ओहो। और उनको बोला कि 20,000 रुपए आपके खाते में हर महीने आएंगे। पहला महीना तो 20,000 डाल दिए उनको, उसके बाद वो भी रफू चक्कर, फोन भी बंद, अकाउंट भी बंद, और पता चला कि पुलिस आ रही है और 18 जगह से कंप्लेंट चल रही है अकाउंट में। वो आदमी मतलब इतना परेशान हो गया कि 3 महीने तो काटे आया वो पर। नहीं वो तो म्यूल बोलते हैं। हाँ जो भी है, मतलब किसी को बहका करके ऐसा काम किया, हालांकि गलती थी उसमें उनकी, मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली गलती। लालच आपने ऑनलाइन व्यापार पे भरोसा कैसे कर लिया? ये सब चीज़ें होती रहती है। तो मतलब इस वीडियो का यही था हमारा कि आप लोग इन चीज़ों से डरो मत, इनके खिलाफ फाइट कीजिए और अपने अधिकारों के बारे में जानिए। थैंक यू सो मच। और जिस तरीके से आपने ये वीडियो देखा है, अगर आप लोगों ने पूरा, तो शायद आपको इसका ऑब्जेक्ट भी समझ में आया होगा। सिर्फ हम उस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि इस साइबर की दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि मेन आदमी कभी पकड़ा ही नहीं जाता। बहुत कम केसेज है, 0.1% केसेज हैं जो एक्चुअल फ्रॉडिस्टर है, जिसके पास एक्चुअल पैसा गया उस फ्रॉड का, वो पकड़ा ही नहीं जाता। तो जब आप क्रिमिनल हैं ही नहीं, जब आपने क्राइम किया ही नहीं, आपका EDD लग गया, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स हैं, सारी चीज़ें, तो आपको अपने तरीके से डिफेंड करना चाहिए, आपको अपनी बातें रखनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। 2 ही हैं, लड़ो या मरो। एक, या तो शांत बैठ जाओ बिल्कुल कि ठीक है जी हम तो अपराधी हैं, जबकि आपने अपराध ही नहीं किया, आप खुद मान के बैठ जाओ। और दूसरा ऑप्शन यह है कि आप अपनी इनोसेंस साबित करो। आप बताइए अथॉरिटीज़ को, साहब ऐसे चलेगा तो कैसे देश आगे बढ़ पाएगा, कैसे इंडिया में व्यापार हो पाएगा। इस तरीके से आप UPI ट्रांजेक्शन्स को ब्लॉक करने लग गए, हर आदमी का अकाउंट ब्लॉक करने लग गए, तो कैसे काम चलेगा? अच्छे लोग भी तो हैं इस दुनिया में। तो यही बात है, यही ऑब्जेक्ट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। जय